हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये आपका उत्तक का दूसरा क्लास होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एपिथीलियम उत्तक के प्रकार, यानी कि उपकला उत्तक के प्रकार, जो कार्यों के आधार पर विभिन्न प्रकार का है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है सल्की, जिसको चपटी एपिथीलियम भी कहते हैं या इंग्लिश में कहते हैं स्क्वैमस एपिथीलियम। तो सबसे पहले चपटी एपिथीलियम यानी कि सल्की एपिथीलियम। तो इस उत्तक की जो कोशिकाएँ हैं वह चपटी होती है। मतलब जो आपका घर है, घर में जो फर्श में जो टाइल्स जो बिछा होता है वो उसी के समान होता है। ठीक है, इसके डायग्राम से भी देख सकते हैं आप। देखिए, तो इस उत्तक की जो कोशिकाएं होती है वह चपटी होती है। एपिथीलियम जो स्क्वैमस एपिथीलियम है, जिसको चपटी एपिथीलियम कहते हैं या सल्की एपिथीलियम कहते हैं, वह चपटी होती है और कोमल स्थल का निर्माण करती है। यानी कि आप कह सकते हैं यह एकदम चपटी होती है और यह कोमल स्तर का निर्माण करती है। यह बहुत पतली व चपटी होती है। ठीक है, यह कैसा है? पतला है और यह चपटा होता है और कोमल स्तर का निर्माण करता है। यानी कि जहाँ पर आपका जैसे कि कोमल स्तर जो है, जैसे कि मुंह का स्तर हुआ या कुपिका हुआ, जहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी कि उनका विसरण होता है वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा। वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली आप समझ सकते हैं, कोशिकाओं में पढ़ चुके हैं। किसे कहते हैं? तो कुछ ही पदार्थों को चयनित करके वह आदान प्रदान करता है। जैसे कि कुपिका, यह सिर्फ गैसों का आदान प्रदान करता है, सभी का आदान प्रदान नहीं करता। उसी को कहते हैं वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो सल्की यानी कि चपटी एपिथीलियम स्क्वैमस एपिथीलियम किसको कहते हैं? यह बहुत चपटी व पतली होती है तथा कोमल स्तर का निर्माण करती है। पदार्थों का संवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होता है। जैसे कि एग्जाम्पल में है, ये सब एग्जाम्पल बहुत पूछा जाता है। तो रक्त नलिका, कुपिका, आहार नली, मुंह का स्तर, जीवा और त्वचा एट्सेट्रा, यह सब जो एग्जाम्पल है रक्त नलिका यानी कि ब्लड वेसल्स, कुपिका जो हमारा लंग्स में पाया जाता है ना, एल्वियोली जिसको कहते हैं, आहार नली जैसे कि हमारा आमाशय हो गया, मुंह का स्तर, मुंह का जो आंतरिक स्तर है, और जीवा, जीव की जो बाहरी परत है, त्वचा, यह सब किसकी बनी होती है? तो सल्की यानी कि चपटी एपिथीलियम स्क्वैमस एपिथीलियम की बनी होती है। अब यहाँ पर एक नोट करके लिखे हैं, शरीर का रक्षात्मक कवच यानी कि त्वचा इन्हीं सल्की एपिथीलियम से निर्मित होता है। मतलब त्वचा भी जो होता है वो एपिथीलियम, सल्की एपिथीलियम से बना होता है, लेकिन इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए यह कई परतों में व्यवस्थित होती है। त्वचा जो है हमारा शरीर का जो बाहरी अंग है त्वचा, ठीक है, तो इनको कटने तथा फटने से बचाने के लिए यह कई परतों में व्यवस्थित होती है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? स्तरित सल्की एपिथीलियम कहते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। जैसे कि आप देख सकते हैं डायग्राम से भी, ये हमारा है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम, जिसकी त्वचा का जो अंग होता है वह तो बना होता है स्क्वैमस एपिथीलियम से, लेकिन यह कई परतों में व्यवस्थित होता है, क्योंकि हमारा जो त्वचा है वो कटे नहीं, फटे नहीं। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह कई परतों में व्यवस्थित है। यहाँ पर एक परत है, यहाँ पर एक परत है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारा परत है ना, तो इसी को बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथीलियम। बहुत सारा परतों से बना हुआ है। अब देखिए, त्वचा के बाह्य भाग को अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस कहते हैं। जैसे कि आप पादप उत्तक के बारे में पढ़ चुके होंगे। बहुत सारा जो रेगिस्तानी पेड़ पौधा है उनका जो बाहरी भाग होता है उसको अधिचर्म कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। उसी तरह जो हमारा शरीर है उसका जो बाहरी अंग है वो क्या है? त्वचा। तो मनुष्य का जो बाहरी अंग त्वचा है, तो इसका जो बाहरी भाग है इसको क्या कहेंगे? अधिचर्म कहेंगे, एपिडर्मिस कहेंगे। और एक चीज़ नोट करके लिख लीजिएगा कि त्वचा जो होता है, त्वचा मानव शरीर की सबसे बड़ी
अंग है। कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो कौन सा है, वो त्वचा ही होता है ना, ऑर्गन। त्वचा बना होता है हमारा चपटी एपिथेलियम से, यानी कि सल्की एपिथेलियम से। लेकिन जो ये भी तो एक ऑर्गन है ना, ऊतकों के समूह को बोला जाता है, अंग बोला जाता है, तो है ना। तो त्वचा भी हमारा एक अंग है, यह ऊतकों के समूह से निर्मित हुआ है। कौन सा ऊतक से बना हुआ है, तो सल्की यानी कि चपटी एपिथेलियम से। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंग है कौन, त्वचा। अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं घनाकार एपिथेलियम, जिसको क्यूबाइडल एपिथेलियम भी कहते हैं। तो यह मुख्य रूप से ग्रंथियों में मौजूद होता है। घनाकार एपिथेलियम, जिसको क्यूबाइडल एपिथेलियम भी कहते हैं, यह कहाँ पर पाया जाता है, यह मुख्य रूप से ग्रंथियों में मौजूद होता है। जैसे कि एग्जांपल, लार ग्रंथि है हमारा, श्वेत ग्रंथि है, ठीक है, या जहाँ से हमारा विरेचन से शुक्राणु निकलता है ना, तो वहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। अंडाशय से अंडाणु निकलता है महिलाओं में, तो वहाँ भी पाया जाता है, ठीक। तो विरिक नलिकाओं में भी यह मौजूद होता है। कौन सा, घनाकार एपिथेलियम। इसका सिर्फ एग्जांपल याद रखिएगा कि घनाकार एपिथेलियम जो होता है, क्यूबाइडल एपिथेलियम जो होता है, यह मुख्य रूप से ग्रंथियों में मौजूद होता है, जैसे कि लार ग्रंथि, श्वेत ग्रंथि, विरिक नलिकाओं में। तो यहाँ पर आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, ये होता है हमारा क्यूबाइडल एपिथेलियम। देखिए इस प्रकार है हमारा, घनाभ के आकार का है ना, घनाभ के आकार का है। और इनका जो केंद्रक होता है, यानी कि न्यूक्लियस होता है, वो एकदम सेंटर में होता है ना। हम लोग पढ़ने वाले स्तंभाकार एपिथेलियम। स्तंभाकार मतलब लंबी लंबी एपिथेलियम, लंबी लंबी उपकला ऊतक, कोलमनर एपिथेलियम। तो आप देख सकते हैं यह क्या है, स्तंभाकार एपिथेलियम है। और इसमें जो होता है सूक्ष्म रसांकुर मौजूद होता है, यानी कि माइक्रोविलाई मौजूद होता है, जो भोजन को अवशोषण व उनका श्रवण का काम करती है। मतलब जैसे कि हमारा छोटी आंत का जो स्तर है, छोटी आंत हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन, या बड़ी आंत हुआ, लार्ज इंटेस्टाइन। तो देखिएगा एक माइक्रोविलाई मौजूद होता है। यह क्या करता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो यह भोजन को अवशोषित करता है, पचा हुआ भोजन को अवशोषित करता है, वह उनका श्रवण का काम करता है। मतलब इनसे श्रवण भी होता है, जिसकी छोटी आंत से कुछ मात्रा में पाचक एंजाइम भी स्रावित किया जाता है ना। तो इसमें सूक्ष्म रसांकुर मौजूद होता है, जो भोजन को अवशोषण व उनका श्रवण का काम करती है, ठीक है, जिसकी छोटी आंत का स्तर। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पक्षमाभी एपिथेलियम, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम। तो जो हमारा स्तंभाकार एपिथेलियम होता है, स्तंभाकार ऊतक के स्वतंत्र सिरों पर, यहाँ पर देखिए स्वतंत्र सिरों पर सिलिया पाई जाती है। देखिए यहाँ पर पक्षमाभी यानी कि सिलिएटेड, यानी कि इसमें सिलिया मौजूद होगा। तो इसमें सिलिया पाई जाती है, इसलिए इसे पक्षमाभी एपिथेलियम ऊतक कहते हैं। अब जिसमें सिलिया पाई जाती, तो सिलिया क्या कार्य करता है, तो यह गति कराता है। जैसे कि हम लोग श्वसन जब करते हैं तो वायु को अंदर लेते हैं, तो वायु को ये क्या करता है, तो इसमें म्यूकस होता है जो वायु को आगे ढकेलता है, ठीक है। जैसे कि अंडवाहिनी हो गया, गर्भाशय हो गया, इन सब में देखिएगा, जैसे कि ये हमारा होता है अंडवाहिनी और ये होता है हमारा गर्भाशय। तो हम जानते हैं कि अंडाशय से अंडाणु निकलता है, तो इसको अंडाशय से जो अंडाणु निकलता है वो अंडवाहिका से होती हुई यहाँ तक आती है ना। तो इसको यहाँ से यहाँ तक लाने का काम कौन करता है, तो यही करता है पक्षमाभी एपिथेलियम के ऊपर में जो सिलिया बना हुआ है, वही इसको अंडाणु को अंडाशय से गर्भाशय के द्वार तक, मतलब यहाँ तक लाता है ना, यहाँ तक लाता है। अब जैसे कि गर्भाशय हो गया, तो हमारा गर्भाशय में भी मौजूद होता है ये जो गर्भाशय है हमारा, तो गर्भाशय में भी मौजूद कौन सा ऊतक होता है, तो पक्षमाभी एपिथेलियम, यानी कि सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। ट्रेकिया को क्या बोला जाता है, श्वास नली के भीतरी स्तर। मतलब श्वास नली में भी कौन सा पाया जाता है, पक्षमाभी एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम। और अंडवाहिनी में भी कौन सा पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम। और गर्भाशय में भी कौन सा पाया जाता है, सिलिएटेड एपिथेलियम, ठीक है। तो आशा करते हैं आप समझ पाए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।